7th क्लास के सभी छात्र छात्रों को सुप्रभात। आज जो है आप जो वर्णमाला पढ़ रहे थे उसमें अपने स्वर वर्ण पढ़ लिए थे और आज आप व्यंजन वर्णों का अध्ययन करेंगे। यानी हिंदी में जो है व्यंजन कौन कौन से हैं और उनके भेद और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसके बारे में जो है आप जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी जो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला हुआ होता है। यानी आ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं है। आपने देखा प्रत्येक स्वर में क्या होता है? आ मिला हुआ होता है। जैसे हम का बोलेंगे तो का अंतिम में एक आवाज आ रही आ। हम खा तो खा में क्या आ रही? आ। मान लीजिए हमने बोला चा, चा में अंतिम जो आवाज आ रही है आ। तो इसमें क्या होता है? क्योंकि जो व्यंजन होता है, मान लीजिए हम यहाँ पर अगर देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर देखा है, हमने लिखा है का धन आ बराबर क्या होता है? का। तो ये हमने यहाँ पर देखा है कि का में क्या है? आ मिला हुआ। प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है? आ मिला हुआ होता है। तो आ के बिना हम व्यंजन बोल ही नहीं पाते। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। अगर हम मूल रूप से देखें तो व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है। वैसे व्यंजन जो है अगर हम सामान्य रूप से देखें, अगर 7th में अगर आप 36 भी बोलते हैं तो वो भी चल जाएगा, परंतु मूल रूप से अगर हम व्यंजन माने तो 33 है। वैसे अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए जैसे आप गिनते हैं, अगर सीधे गिनेंगे, अगर मूल रूप अगर आप नहीं रखें तो वैसे 36 भी होते हैं, परंतु आप मूल रूप से रखेंगे तो 33 माने। इसमें द्विगुण व्यंजन है, जैसे ड़ा और ढा जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। ड़ा और ढा को अगर हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें अक्षरतरा क्या को नहीं रखा गया है, तो इसमें अगर हम इन्हीं की बात करें जो मूल व्यंजन है तो वो 33 हैं और इसको अगर जोड़ के तो ये 35 हो जाते हैं। तो अगर हम ड़ा और ढा, क्योंकि ये द्विगुणी व्यंजन है, द्विगुणी यानी ये दोनों गुण हैं इसमें। ठीक है। तो इन्हें अगर आप जब व्यंजनों का अध्ययन करेंगे तो इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला व्यंजनों का जो पहला भेद है, वो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। यानी स्पर्श व्यंजन यानी जिसमें हमारी जो जीवा है वो मुख के विभिन्न भागों का जब स्पर्श करती है, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन। तो इनका उच्चारण अलग अलग स्थानों से होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्यंजनों का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह से किसी स्थान विशेष से, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, ऊंट का स्पर्श करती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यानी मुख के जो विभिन्न भागों से जो हमारी क्या है, फेफड़ों से हवा निकलती हुई आगे बढ़ती हुई क्या मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, या हम दूसरे शब्दों में हम कह लें कि अगर मुख के विभिन्न भागों को जो जीवा है स्पर्श करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट है कि स्पर्श के पीछे से आगे की ओर जाने के क्रम में, जैसे कंठ है, पहले आपने देखा होगा, पहले कंठ से बोला जाता है, फिर तालव्य तालु से, फिर मूर्धन्य, फिर दंत से, फिर ओठ से। अर्थात इन्हें कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में है। तो ये आपने देखा है कि अगर सबसे पहले हम कंठ है वर्ण होता है तो सबसे लास्ट ओष्ठ वर्ण होते हैं। तो ये आप देख लेंगे। अब आप इसमें देखेंगे अब इसमें जो दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि पहले स्पर्श व्यंजन देखा, अंतस्थ व्यंजन, और आपको कॉपी में भी इसी प्रकार से करना है क्योंकि इसका क्रम ऊपर नीचे लिखा गया है यहाँ पर। तो आप सीधे नंबर 2 पे आ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन ऊपर वाले आप बाद में देखेंगे, पहले आप इनको देख लेंगे। अंतस्थ व्यंजन है यानी अंतस्थ व्यंजनों में उच्चारण पारस्परिक वर्णमालाओं के बीच और स्वरों व्यंजनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें जो है वर्ण तालव्य वर्तस्य या फिर दंतमूल मसूड़ा, दंतमूल मसूड़ा, ये सगोश अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। आप इतना देख लीजिए। आगे आप देखेंगे इसमें या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, या रा ला वा। ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि या और वा इसको अर्ध स्वर माना जाता है, ध्वनि जो कभी स्वर हो या कभी व्यंजन हो। ठीक है। जैसे या
वा, तो ये अर्ध स्वर है, यानी इसको ना तो पूर्ण व्यंजन माना जाता है ना पूर्ण ये माना जाता है स्वर माना जाता है, तो इसे अर्ध स्वर कहा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें कि जैसे रा लुंठित है, इसको लुंठित कहते हैं, रा को लुंठित कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ और तालु से लुढ़ा कर स्पर्श करें। तो रा क्या है? लुंठित वर्ण है, ठीक है। यानी वैसे तो अंतस्थ वर्ण है, परंतु इसको लुंठित नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके उच्चारण में जो जो जीभ और तालु है वो लुढ़ा कर स्पर्श करते हैं। ला क्या है? पार्श्विक है। जैसे इसमें जिसके उच्चारण में जो है हवा जीभ के पार्श्व या बगल से निकल जाती है, ठीक है, जीभ के बगल से या निकल जाती है, तो इसलिए इसे पार्श्विक कहते हैं। तो अब तीसरे प्रकार के जो व्यंजन होते हैं उच्चारण के अनुसार, तो इसमें तीसरे प्रकार के ऊष्म या संघर्षी, मैंने दोनों एक साथ आपको बता रहा हूँ, ऊष्म या इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी स्थान या विशेष पर क्या है घर्षण या रगड़ कर खाकर निकले, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा पैदा होती, ऊष्मा के कारण जो गर्मी पैदा होती कारण, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्योंकि रगड़न खा करके आते हैं तो उसमें थोड़ा जो श्वास है हमारी गर्म होती है, तो इसलिए ये सा 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 हा, ये जो चार व्यंजन है वो ऊष्म व्यंजन है, सा 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 हा। इसमें आप देखेंगे जो सा है वो तालव्य है, जो सा है ये मूर्धन्य सा है, और ये दंत्य सा है। वर्त्य का मतलब है दंत, क्योंकि दांत के मसूड़ों के द्वारा बोला जाता है, ये सा दंत सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इन्हें अघोष महाप्राण भी कहते हैं, ध्यान रखना, इससे इन्हें अघोष महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। चलो आपको ये मैं इसलिए कि चलो आने वाले समय में आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। तो ये हा जो है इसका उच्चारण शांत कंठ से होता है, स्वर यंत्र से बोला जाता है, कंठ से, ये कंठाय वर्ण है। तो ये आपने देखा तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, और ये जो हा है ये कंठ है। अब देखो इन्हें सघोष महाप्राण, ध्यान रखें, इन्हें सघोष महाप्राण जो हा है सघोष महाप्राण के नाम से भी जाना जाए। जैसे अघोष महाप्राण है, ये तीन अघोष महाप्राण है, और सा जो है सघोष महाप्राण है, जो हा जो है यहाँ पर सघोष महाप्राण है। तो ये आप इनको भी स्वर अघोष महाप्राण और सघोष महाप्राण में भी बांटा जाता है, तो आप इनको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब देखें उक्षिप्त जो डा और ढा है, जैसे आपने देखे इन्हें उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, जैसे डा और ढा, जैसे सड़क, तो इनका जो प्रयोग है बीच में होता है, ध्यान रखना। तो इसका जैसे डा ढा, ठीक है, तो जैसे सड़क हमने बोला है, जैसे कड़क बोला है, तो इसका जो प्रयोग आपने देखा ये स्टार्टिंग में, ना तो स्टार्टिंग में आएगा डा, ना ये ढा जो है स्टार्टिंग में आएगा, बल्कि इनका प्रयोग बीच में किया जाता है। जैसे अनपढ़, तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग स्टार्टिंग में नहीं किया जा रहा है। अब देखें जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करें और फिर झट से साथ नीचे आए, ये जैसे डा और डा हिंदी में विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं है, किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। तो जैसे मैंने बोला ये किसी शब्द के प्रारंभ से इनसे शब्द प्रारंभ नहीं होगा। जैसे डा क्या है? मूर्धन्य सघोष अल्प प्राण है, और जो ढा है वो मूर्धन्य सघोष महाप्राण है। तो ये अल्प प्राण है डा, और ये क्या है? महाप्राण है। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक तो ये था आपने। अब यहाँ से आप देखेंगे जैसे कुछ व्यंजन चा को स्पर्श संघर्षी भी माना जाता है, कुछ जो विद्वान है वो चा को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। जैसे घोषत्व के आधार पर हम स्वर इसमें व्यंजनों को बांटें, तो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रिकाओं में ध्वनि का कंपन। अघोष जिन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें कहते हैं अघोष। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, जैसे हर वर्ग का मतलब 5 वर्ग हैं, तो पहला और दूसरा यानी का खा चा छा, फिर उसमें देखेंगे टा ठा, फिर क्या है ता था पा फा, तो ये जो ये क्या होंगे? अघोष होंगे। और हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, और इसमें सा 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 जो है ये अघोष हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। अब देखेंगे जैसे सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन हो, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन, इन्हें कहते हैं सघोष।
ठीक है। और व्यंजन में सभी, ये हो गए, यहाँ ध्यान दें, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन और सभी स्वर वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन जो है जैसे या, रा, ला, वा और हा जो है इसमें सगोश के अंतर्गत आते हैं। प्राण तत्व के आधार पर अगर हम बात करें तो प्राण तत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ है हवा से, जैसे प्राण का अर्थ है यहाँ पर हवा से। जैसे अल्प प्राण और महाप्राण, दो प्रकार के प्राण होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। तो इसमें अल्प प्राण में जो है एक तो सभी स्वर आते हैं और एक यारा ला वा आता है। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जैसे वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो अल्प प्राण में क्या आता है, वर्ग का, जैसे वर्ग हैं, आपको पता है कि 5 वर्ग हैं, तो पहला वर्ग का पहला वर्ण जैसे का आएगा, तीसरा वर्ण गा आएगा और पांचवा वर्ण गा आएगा। ऐसे मतलब प्रत्येक वर्ग का, जैसे चा, जा और यहाँ, फिर इसी प्रकार से इसमें सारे जो स्वर भी हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और यारा लावा भी है वो अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और महाप्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है वो अधिक निकले, जो हवा है हमारे मुख से वो अधिक निकले, उन्हें कहते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है, हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, जैसे हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा जो व्यंजन है यानी सम और विषम में भी आप देख सकते हैं, जैसे सम और विषम में क्या आएगा, अल्प प्राण, और सम में क्या आएगा, महाप्राण। तो इसमें अगर सम जैसे दूसरा और चौथा, तो ये सम हो गया और ये विषम हो गए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण के अंतर्गत आता। नॉट सभी जो स्वर हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो अल्प प्राण है, जैसे यारा लावा अंतस्थ और ये अल्प प्राण है। ये मैंने पहले आप बताया, सा सा सा, हा और उसमें जो व्यंजन है वो महाप्राण है। तो ये आपने यहाँ तक देख, चलो ये तो आपने समझ लिया है, ये मैंने परिभाषा के माध्यम से भी आपको बताया। साथ में आपको मैं तालिका के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे उच्चारण स्थान, जैसे का वर्ग जो कंठ से बोले जाते हैं, चा वर्ग तालु से बोले जाते हैं, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। जैसे टा वर्ग जो है वो मूर्धन्य होता है, ये मुंह के भीतरी का ऊपरी छत वाला अगला जो भाग होता है उसको हम मूर्धन्य कहते हैं, ये ध्यान रखें आप। जैसे ता वर्ग जो है वो दांतों से बोले जाते हैं, दंत वर्ण कहते हैं। पा वर्ग जो है वो ओष्ठ से बोले जाते हैं, ऊँट से बोले जाते हैं, इन्हें ओष्ठाय वर्ण कहते हैं। अब देखो अघोष अल्प प्राण, अघोष अल्प प्राण जो है, ठीक है, वो कौन है, का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, क्योंकि ये पहले वर्ण थे। अल्प प्राण में पहले बताया आपको, यहाँ पहले मैंने आपको इसमें परिभाषा में भी बताया, जो परिभाषा लिखाई रखी है आपको। जैसे अघोष महाप्राण, महाप्राण में खा वाला आएगा, दूसरा वर्ण क्या बताया था, ये महाप्राण होगा, ठीक है, ये अघोष होगा और महाप्राण होगा। जैसे खा, छ, ठ, था और फा। अब जैसे सघोष अल्प प्राण है, घा, जा, डा, दा और वा। ऐसे सघोष महाप्राण, ये जो चौथा वर्ण है ये महाप्राण में आएगा। तो ये घा, झ, ढ, ध और भा। और जैसे सघोष अल्प प्राण है, ये नासिक्य वर्ण भी इन्हें कहते हैं, जैसे गा, या, अणा, ना, मा। तो ये आपको तालिका बनानी है, ऐसे तालिका, ये नीचे वाला भाग एक्स्ट्रा बना रखा है, आपको इतना ही यहाँ तक बनाना है, बस इतना आपको समझना है। और ये व्यंजन वर्ण आपके पूरे हो गए और स्वर व्यंजन जो वर्ण है वो भी आपको पहले बताए गए हैं।